हेलो बच्चों, तो चलिए आ गए हैं आप लोगों के लिए एक धमाकेदार वीडियो जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड होगा। और एनडीए के एग्जाम्स 1-2 महीना में होने वाला है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। खुद मैंने 2 बार एसएससी में इंटरव्यू दिया है, तो मुझे पता है कि आखिर तैयारी कैसे करनी है और किस तरीके से एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पे आपको महात्मा गांधी के बारे में जो कि एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा और एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताया जाएगा। यानी कि महात्मा गांधी पहले साउथ अफ्रीका में थे, फिर यहाँ पे कब आए, किसके बुलाने पे आए, फिर सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह किए और कैसे लास्ट में उनका मृत्यु हुआ, पूरे क्रोनोलॉजी के साथ में आपको बताया जाएगा महात्मा गांधी। अब इनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो एक बच्चा को पता होता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म मनाया जाता है, जो कि 1869 में कब था, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी। अब ये बोलिए कि सर ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। हाँ इजी है, लेकिन शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको कदम तो बढ़ाना पड़ता है ना, तभी आप छलांग लगा पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि जो उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अब उनका जो मौत था यानी कि उनकी जो मृत्यु थी वह 30 जनवरी 1948 को, यानी कि एक इंसान था उसका नाम था गोडसे, उनके द्वारा उनको मार करके हत्या कर दिया गया था। और ही वॉज एन इंडियन लॉयर। अब ऐसा था ना कि महात्मा गांधी एक लॉयर थे जो कि साउथ अफ्रीका में जाकर के अपना प्रैक्टिसेस करते थे और एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट, यानी कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स लोग रूल कर रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं उनका जो बर्बरता था इंडियन के ऊपर, उससे बचाया जा रहा था। और उससे बचाने में हेल्प कौन करते थे, महात्मा गांधी। यानी कि उनके खिलाफ जो भी रिप्रेसिव कॉलोनियल एक्टिविटीज होते थे उसको हमेशा रजिस्ट करने का काम करते थे, और साथ में एक पॉलिटिकल एथिस्ट भी थे, ठीक है। एंड हु एम्प्लॉयड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टू लीड द। अब सिंपल क्या था कि जो महात्मा गांधी थे वह ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो लड़ते ही लड़ते थे, साथ में वो बहुत सारे इंडिया में आने के बाद कैंपेन शुरू किए जिसमें इंडिया का इंडिपेंडेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। यानी कि महात्मा गांधी ऐसे ही उनको बापू नहीं कहा जाता है, इंडिया का फादर नहीं कहा जाता, रियल यही है क्योंकि वह एक सच में रियल हीरो थे और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिससे इंडिया को आज़ादी लेने में हेल्प हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महात्मा गांधी, लेकिन यहाँ पे हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उनके बारे में एक अच्छे तरीका से कॉन्साइज वे में हम लोग सारे के सारे चीज़ों को समझेंगे, जिससे आपको उनके बारे में एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और आप एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर के साथ में आगे बढ़ते जाए। अब सबसे पहले क्या है कि वह जो साउथ अफ्रीका में थे ना, तो वहां पे गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि जीके गोखले जो थे, सबसे पहले उनको अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कीजिए महात्मा गांधी जी, आप इंडिया में आ जाइए और इंडिया में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा जो बर्बर स्थिति हो रहा है, यानी कि इंडियन के ऊपर जितना बर्बरता किया जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप रोक सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बुलाने पे महात्मा गांधी यहाँ पे आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं था कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके पास गए थे, एक इंसान था उसका नाम क्या था, CF एंड्रयूज। अब इनके द्वारा उनको मनाया गया और मनाने के बाद में गांधी जी इंडिया में आते हैं। कब आते हैं, तो 9 जनवरी 1915 को कहा आते महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं। अब जब इंडिया में आते हैं महात्मा गांधी, तो आने के बाद वह सबसे पहले इंडिया में आने के बाद सबसे पहले सोचते हैं कि आखिर हम कहाँ से अपना सत्याग्रह शुरू करें और कौन सा सत्याग्रह शुरू करें, क्या सही होगा। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इंडिया एक छोटा सा देश तो है नहीं, पूरे पॉलिटिकल चीज़ों को समझना और क्या क्या मुद्दे हैं उसको समझना बहुत ही ज़्यादा टफ था। और उसके बाद गांधी जी जब आते हैं 1915 में, कब आते हैं, 9 जनवरी 1950 को, तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं कि सबसे पहले बहुत सारा इश्यूज था, जैसे कि फार्मर के इशू था,
पीजेंट्स का इशू था और बहुत सारे लोगों का इशू था। तो अब एक एक करके इशू को सॉल्व करना चाहते थे। तो सबसे पहले वह कहाँ पे जाते हैं, तो सबसे पहले वह नील मजदूर यानी कि बिहार के चंपारण में सबसे पहले जाते हैं। और चंपारण में जाने के बाद वहां पे जितने भी नील मजदूर थे, यानी कि वहां पे मेनली 3 कठिया प्रणाली चलता था, जिसमें आपको जो भी जमीन होता था उसके 3 कट्ठा के ऊपर आपको नील का खेती करना पड़ता था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जिस खेत पे नील का खेती होता था वह खेत पूरी तरीके से बंजर हो जाता था। साथ में जो पैसा दिया जाता था नील के लिए ना, वो एक फिक्स पैसा दिया जाता था, यानी कि आपको ज्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें थी। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि जो भी ग्रो इंडिगो किया जा रहा है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा फोर्सफुली इंडिगो का ग्रो किया जा रहा था ना, उसके खिलाफ लड़ते हैं। और क्योंकि यह एक कैश क्रॉप था फॉर इंडिगो डाई, क्योंकि उस टाइम पे जो कपड़ा होते थे ना उसको डाई करने के लिए इंडिगो का यूज किया जाता था। और ब्रिटिशर्स के यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड था इसी की वजह से सारे के सारे जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ के फार्मर के ऊपर क्या करते थे, फोर्सफुली बोलते थे कि आपको क्या करना है, फोर्सफुली तरीका से क्या करना है, तो नील का खेती करना है, इंडिगो की खेती करना है। साथ में बहुत ही कम पैसा दिया जाता था, तो जिसके वजह से फिक्स प्राइसेस था, तो जिसके वजह से गांधी जी यहाँ पे आते हैं। और आने के बाद क्या करते हैं, 1917 याद रखिए कब करते हैं, 1970 में सबसे पहला सत्याग्रह करते हैं, जो कि इंडिगो किसान के लिए था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी आगे जाते हैं और मिल मजदूर यानी कि खेड़ा में, अहमदाबाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहां पे जाते हैं। वहां पे जाने के बाद पीजेंट्स के, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गुजरात में लोगों के पास जो जमीन जो भी रेंट पे लेते थे उन लोग खेती नहीं कर पाए थे, और साथ में उन लोग को रेंट भी देना था जो कि पे नहीं कर पा रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि खेती हुआ नहीं है तो कैसे किसान पे कर पाएंगे। तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं किसानों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और गांधी जी को बुलाया गया था। और इन 1919 फॉलोइंग वर्ल्ड वार, ये तो आगे हम लोग चल गए, लेकिन याद रखिए कि 1980 में क्या था कि खेड़ा में महात्मा गांधी एक और सत्याग्रह करते हैं जो कि वहां के पीजेंट के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1919 में महात्मा गांधी एक पॉलिटिकल सबसे पहले कोऑपरेशन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बोलते हैं कि 1919 में, क्योंकि याद है ना आपको कि 1940 से लेकर के 1990 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है। तो इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन लोग अपने मर्जी से फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर गए थे, जो कि इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में कौन सा पार्टी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था। कौन किया था, तो एओ ह्यूम एक इंसान थे, उन्हीं के नाम पे किया गया था, यानी कि वही इसका स्थापना किए थे। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वह पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स अपने मर्जी से पार्टिसिपेट कर गए थे। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्की का यानी कि ऑटोमन एम्पायर का जो टर्की था उसका जब हार होता है, तो एक टर्की यानी कि ऑटोमन एम्पायर का जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो हेड था वो कौन था, टर्की था। ठीक है, यानी कि ऑटोमन एम्पायर था, उसका जो हेड होता था वो खलीफा होता था। कौन होता था, खलीफा होता था। तो वो जो खलीफा था ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उस पद को मानने से इनकार कर दिए थे, और मुस्लिम इन हिज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इंपेरियलिज्म बाय द सपोर्टिंग द ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि उस टाइम पे जो भी मुस्लिम थे सारे के सारे ऑटोमन एम्पायर को तो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन लोग उस पद को मानने से इनकार कर दिए थे। तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में उनके खिलाफ बहुत ज्यादा रोष था, एंगर था, गुस्सा था। ठीक है, अब क्या होता है कि 1992 द खिलाफत मूवमेंट ग्रेजुअली collapsed following the end of the non cooperation movement। अब देखिए 1919 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है 1919 में, वह कुछ टाइम तक चलता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सिंपल मतलब था कि जो भी ब्रिटिशर्स थे वो जितने भी बाहर से सामान ला करके इंडिया में बेचते थे सारे के सारे ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट को क्या करना है, बायकॉट करना है, और इंडियन प्रोडक्ट जैसे खादी उस टाइम पे होता था तो खादी का कपड़ा पहनना है। लेकिन यह लंबे टाइम तक नहीं टिक पाया था। रीजन क्या था, क्योंकि एक तो महंगा होता था और साथ में बहुत सारे गरीब लोग जो थे इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे लंबे टाइम के लिए। तो कहीं ना कहीं यह जो मार्केट था डिक्लाइन तो हुआ था, लेकिन फिर 1-2 सालों के बाद फिर से सेम टू सेम वही जो इंग्लैंड के जितने भी
प्रोडक्ट उस पर शिफ्ट हो चुके थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या था, कॉपरेशन मूवमेंट विद द अरेस्ट ऑफ गांधी जी। लेकिन क्या था ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है जब गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है और कुछ टाइम तक रखा जाता है। गांधी जी एक किताब लिखते हैं, उसका नाम क्या था, हिंद स्वराज। कब लिखा गया था, 1909 में हिंद स्वराज एक किताब लिखा गया था गांधी जी के द्वारा। और उस किताब में वो बताते हैं, डिक्लेयर दैट ब्रिटिशर्स रूल वाज इस्टेब्लिश इन द इंडिया विद द कॉपरेशन। अब सिंपल बोलते हैं कि देखिए, यदि आपके घर में कोई इंसान आकर के आप ही के ऊपर रूल कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका पार्टिसिपेशन है, वरना आपके बिना पार्टिसिपेशन के कोई आपके घर में इंटर तक नहीं कर सकता। तो गांधी जी का सिंपल मानना था। और जो 1909 में अपने किताब हिंद स्वराज में बताते हैं कि जो भी ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं वह कहीं ना कहीं इंडियन के कॉपरेशन से ही रह रहे हैं, और इंडिया जिस दिन कॉपरेट करना बंद कर देगा उसी के उसी दिन सारे के सारे ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ करके जाना पड़ेगा। कौन से किताब में लिखते हैं, तो हिंद स्वराज। कब लिखे थे, 1909 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट गांधी जी क्या करते हैं, फिर से इंडिया रिफ्यूजेस टू कॉपरेट। अब जब गांधी जी का बात सुनते हैं तो बहुत सारे इंडियन बोलते हैं कि बात तो सही बोला जा रहा है, और कहीं ना कहीं मैक्सिमम इंडियन इसको कॉपरेट करने से मना कर देते हैं और डिमांड करना शुरू कर देते हैं स्वराज। अब स्वराज क्या था, मेनली इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वराज का मतलब होता है कि यह हमारा देश है तो हम लोग अपने मर्जी से राज करेंगे ना, आप कौन होते हैं हमको बताने वाले कि कैसे हमको रूल करना है, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारे लोग हैं, तो हम लोग अपने लिए रूल को एस्टेब्लिश करेंगे, आप हमारा रूल को नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहां पे होता है। उसके बाद इन फरवरी 1919 गांधी जी कॉशंस द वायसराय ऑफ इंडिया विद द केबल कम्युनिकेशन, दैट इज इफ द ब्रिटिशर्स वर टू पास द रॉलेट एक्ट। क्योंकि देखिए अब क्या था ना कि जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि भाई साहब अब धीरे धीरे गांधी जी इतना ज़्यादा अपना आइडिया को फैला रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा विद्रोह करना शुरू कर रहे हैं, कोई भी कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को जल्दी भागना पड़ेगा। तो एक रूल लाता है, उस रूल का क्या नाम था, रॉलेट एक्ट। क्या नाम था, रॉलेट एक्ट 1919 में लाया जाता है। जब रॉलेट एक्ट लाता है तो गांधी जी एक लेटर लिखते हैं, बताते हैं कि सिंपल क्या बोलते हैं कि आप इस एक्ट को नहीं ला सकते, क्योंकि इस एक्ट को हम लोग क्या बोलते थे, ना तो अपील ना ही दलील। इसका सिंपल मतलब होता था कि यदि आपको डिटेन किया जाता है किसी भी एंटी नेशनलिस्ट चीजों करते हुए तो आपको 2 साल तक बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के, यानी कि ना तो आपका वकील कोई भी वहां पे जाकर के दलील कर सकता, 2 साल तक आपको जेल में रखा जाएगा। तो इसके वजह से सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस थे, नेशनलिस्ट थे, उन लोग मना कर रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। गांधी जी भी क्या किए थे, नेशनलिस्ट थे, गांधी जी भी क्या किए थे, एक लेटर लिखे थे और लेटर लिख करके बताए थे कि आप इस रूल को ना लाए, लेकिन फिर भी उन लोग अपने मन से इस रूल को लाए थे। और ही वुड अपील टू द इंडियन टू स्टार्ट द सिविल डिसओबीडिएंट। अब इससे पहले क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, याद रखिएगा। अब क्या आ चुका है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट आ चुका है। अब गांधी जी बोलते हैं कि हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। किसके खिलाफ में, तो जो रॉलेट एक्ट आया था उसके खिलाफ में। और ऑन अप्रैल 13 पीपल्स इंक्लूडिंग वोमेन विद द चिल्ड्रन। अब देखिए 2 यहाँ पे सीन हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट आया था, उसका विद्रोह कर रहे थे, तो जो पुलिस थी ना कुछ लोगों पे हमला कर दी, जिससे कुछ लोग मारे गए थे। अब जो अमृतसर था वहां पे 2 इंसान थे, एक सैफुद्दीन किचलू थे और एक इंसान का नाम हम भूल रहे हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब वो जो इंसान थे ना, दोनों के खिलाफ सारे के सारे लोग, एक तो बैसाखी का दिन था और वहां पे सैफुद्दीन किचलू और एक क्या नाम है भूल रहे हैं, दोनों को क्या बताया गया था, अरेस्ट किया गया था, जिसके खिलाफ सारे के सारे लोग, वहां पे एक बाग था जालियांवाला बाग, उसमें जमा हुए थे। अब जब लोग जालियांवाला बाग में जमा हुए थे तो कुछ लोग तो बैसाखी के लिए जमा हुए थे और कुछ लोग जो अरेस्ट किया गया था उनके लिए जमा हुए थे। दोनों अच्छे तरीका से मिल करके बात कर रहे थे। तैसे ही एक इंसान को पता चलता है, कहाँ पे जमा हुआ थे, अमृतसर पार्क में। एंड द ब्रिटिशर्स आर्मी ऑफिसर्स, जिसको क्या बोलते हैं, जनरल डायर बोलते हैं, वो सारे के सारे अपने ट्रूप्स को लेकर के वहां पे चला जाता है और सारे के सारे गेट को बंद कर देता है। अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देता है, कमांड देता है कि उन लोगों पे, क्योंकि निहत्थे लोग थे ना, कुछ बच्चे थे, फैमिली
थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, साथ में मदर्स थी, लेडीज थी, उसके बाद साथ में क्या बोलते मेंस कुछ थे, सारे बैठ करके आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी उस पर बातें कर रहे थे कि मेला को कैसे करके, बैसाखी का मेला था। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उन लोग उस पर अटैक करते हैं और द रिजल्टिंग जालियावाला, इसके खिलाफ क्या होता है कि जालियावाला बाग हत्याकांड होता है, यानी कि जालियावाला बाग मैसेकेयर होता है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब इसी के एवज में जितने भी लोग थे, जैसे कि गांधी जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, वो सारे के सारे जो भी उनका पदवी दिया गया था वह उसको वापस कर, जैसे कि केसर-ए-हिंद, ठीक है, याद रखिए क्या बोलते हैं, केसर-ए-हिंद, ठीक है, केसर-ए-हिंद किसको दिया गया था, तो टैगोर को दिया गया था, टैगोर जी को, वह उसको वापस कर दिए थे। और जालियांवाला बाग मैसेकेयर जब होता है, अमृतसर मैसेकेयर भी बोलते हैं, इसमें हंड्रेड्स ऑफ सिख एंड द हिंदू सिविलियन इंडेस्ड, यानी कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लोग, उससे भी ज़्यादा मारे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जाता है कि 300 लोग मारे जाते हैं और 1000 से प्लस लोग घायल होते हैं। तो इतना बर्बरता किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर अब गांधी जी का रोल यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि ऑन 13 दिसंबर 1929 एन इंडियन फ्लैग वाज अनफर्ड इन लाहौर। अब क्या होता है, उसी टाइम पे लाहौर में सबसे पहले इंडिया का झंडा क्या किया जाता है, फहराया जाता है। जब झंडा वहां पे फहराया जाता है तो गांधी जी बोलते हैं लेट द कांग्रेस इन एंड सेलिब्रेटिंग ऑन 26। तो गांधी जी बोलते हैं कि यही सही मौका है, और सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को ही क्या किया गया था, झंडा को सबसे पहले हम लोग इंडिपेंडेंस के रूप में मनाए थे, झंडा को फहराए थे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाए थे, याद रखिएगा, ठीक है। कब मनाया था सबसे पहले, तो 26 जनवरी 1930 को सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया था लाहौर में, ठीक है। अब गांधी देन इंक्लूडिंग अ न्यू सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स सॉल्ट टैक्स। अब गांधी जी को समझ में आता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना उन लोग टैक्स तो लगा रहे थे, क्योंकि क्या था ना कि जब 1990 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था ना, उसके बाद इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। क्या आ गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ था नहीं, और खाने के लिए था भी फेमाइन आ गया था, ठीक है, साथ में प्लेग आ गया था। तो ऐसे बीमारी होने की वजह से साथ में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, जिसके वजह से कहीं ना कहीं लोग सफ़र कर रहे थे और ब्रिटिशर्स को टैक्स भी नहीं मिल रहा था। तो ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं कि कुछ टैक्सेस लगा देते हैं, और साथ में जो सबसे क्रूड टैक्स था, जिसको सबसे बेकार बाहिया टैक्स उस टाइम पे बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा चीज़ था जो कि गरीब से लेकर अमीर तक हर एक इंसान के नीड्स के लिए ज़रूरत होता है। और गवर्नमेंट क्या की थी, ब्रिटिशर्स लोग क्या किए थे कि सॉल्ट पे ही टैक्स लगा देते हैं। तो गांधी जी सोचते हैं कि यह हमारे लिए एक वेपन हो सकता है, और हम लोग इसका यूज करके क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को, सारे के सारे लोगों को जमा कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। तो गांधी जी इसका यूज करते हैं, और ही सेंड एन अल्टीमेटम इन द फॉर्म ऑफ द लेटर। अब क्या करते हैं, जिसको 11 डिमांड भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, 11 डिमांड, यानी कि टोटल उनका 11 डिमांड था, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड क्या था, तो आपका सॉल्ट टैक्स को खत्म करना। तो 11 डिमांड लॉर्ड इरविन को भेज देते हैं। अब जैसे ही लॉर्ड इरविन के पास जाता है तो लॉर्ड इरविन बोलते हैं कि हम आपके डिमांड को नहीं मानने वाले हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि द वायसराय ऑफ इंडिया ऑन 2 मार्च बोलते हैं कि हम इस डिमांड को नहीं मानेंगे। गांधी जी उसमें सिंपल हाईलाइट कर दिए थे कि बाय द साल्ट मार्च टू डांडी फ्रॉम द 12 मार्च टू 6 अप्रैल, बोलते हैं कि यदि आप नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, हम क्या करने वाले हैं, डांडी मार्च करने वाले हैं। और जो कि 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था, वेयर टुगेदर विद द 78 वॉलेंटियर्स। याद रखिएगा, मैक्सिमम बार हमेशा आप एग्जाम में देखिएगा तो इससे रिलेटेड आपको इतना ही में 1-2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल 78 वॉलेंटियर्स के साथ में गांधी जी क्या करते हैं, अपने आश्रम से लेकर के डांडी से लेकर क्या होते हैं, डांडी तक जाते हैं। और गांधी जी मार्च 388, कितना किलोमीटर, 388 किलोमीटर चलते हैं, जो कि 241 माइल्स होता है फ्रॉम द अहमदाबाद डांडी, यानी कि डांडी से लेकर के गुजरात तक पहुंचते हैं, और वहां पे जाकर के सॉल्ट बना करके सॉल्ट रॉ को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ गांधी जी ही कर रहे थे, गांधी जी के साथ में जितने भी लोग थे, ठीक है, जो कि मेनली कहाँ पे रहते थे, समुद्र के किनारे रहते थे, सी के किनारे रहते थे, वहां पे भी, और साथ में जो फैक्ट्रीज थी साल्ट की ब्रिटिशर्स का, उस फैक्ट्री के सामने
सामने भी क्या किया जाता था, सॉल्ट को बना करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। और विद द डिक्लेयर इंटेंशंस ऑफ ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ द मार्च टुक 25 डे, 25 दिन तक चलते हैं और 240 माइल्स को कवर करते हैं विथ गांधी स्पीकिंग टू ऑब्टेन। अब ऐसा नहीं था गांधी जी बस चले जा रहे हैं, वो हमेशा जब शाम को रुकते थे तो रुकने के बाद में जितने भी लोग होते थे उनको सुनने के लिए आते थे। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे महिलाओं का भी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, तो महिलाएं भी क्या हो रही थी, वहां पे उनको सुनने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में जमा हो रही थी, सुनती थी। और गांधी जी जो उनका रियल मतलब था कि उनका सिंपल क्या मतलब था कि बस 240 किलोमीटर जाना है और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके आ जाना, नहीं, वह चाहते थे कि उसके टाइम पे जितने भी गांव आते जाएंगे ना, सारे के सारे गांव को मोटिवेट किया जाएगा, बताया जाए कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या क्या गलत कर रहे हैं और कैसे हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो ये सब सारा का सारा उनका मोटिव था जो कि सक्सेसफुल भी हुआ था। ठीक है, तो सॉल्ट मार्च देख लिए। अब आगे जाते हैं। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द लॉर्ड इरविन, क्योंकि उस टाइम पे लॉर्ड इरविन ही हेड था, वही मेनली रिप्रेजेंट कर रहा था। डिसाइडेड टू नेगोशिएट, तो वह सोचता है ना कि भाई साहब तो सारा खेल बिगड़ चुका है। लॉर्ड इरविन सोचा था कि ऐसा करेंगे तो गांधी जी मान जाएंगे, लेकिन नहीं, ये तो पूरा का पूरा पासा ही उल्टा पड़ गया था। तो सोचता है कि चलो भाई वापस यू टर्न लेते हैं और गांधी जी से नेगोशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि दोनों के बीच में एक पैक्ट होता है, याद रखिएगा हमेशा, मतलब क्या आपको बोले, हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ऐसे तो मैक्सिमम एग्जाम में देखने के लिए मिले, लेकिन एनडीए में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आपको मैचिंग रहेगा ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। क्या है कि मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब क्या बोलते हैं गांधी जी को कि ऐसा करते हैं गांधी जी कि जिस लोगों को हमने पकड़ के रखा है ना, सारे के सारे लोगों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आप सबको लेके चल जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी बोलता है कि इन रिटर्न फॉर द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन क्या करना होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है उसको वापस ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद जितने भी प्रिजनर्स को हम पकड़ के रखे 1 लाख 2 लाख 5 लाख सबको लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैक्ट गांधी वाज इनवाइटेड टू अटेंड द राउंड टेबल। साथ में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था और एक ही इंसान थे, उनका नाम क्या था, BR अम्बेडकर साहब। वही क्या किया था कि सिर्फ तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जमा हुए थे। ठीक है, अब गांधी जी थे उनको ये भी बोला गया था कि आप ऐसा कीजिए ना कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या कर लीजिए, आ जाइए, हम लोग मिल के बात कर लेते हैं, टेबल टॉक कर लेते हैं कि आखिर होना क्या है, करना क्या है। और इन लंदन फॉर डिस्कशंस एंड एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उस टाइम पे तीनों के तीनों में BR अम्बेडकर तो शामिल थे लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो नहीं थे। तो जिसके वजह से ये भी बोला जाता है कि आखिर कौन से ऐसा नेता थे जो कि सिर्फ एक इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जो जिसने सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, तो कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। तो उनको कैसे भी मना लिया जाता है। और द कॉन्फ्रेंस वाज ऑन डिसअपॉइंटमेंट टू गांधी एंड द नेशनलिस्ट। अब सिंपल क्या था, जो गांधी जी थे उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट है कि जो भी इंसान सोच के जाता है कि इसमें हम क्या क्या अपना मुद्दा लेकर के जाएंगे और मेरा मुद्दा माना जाए कि नहीं माना जाएगा, तो उनका मुद्दा को नहीं माना गया था और वह डिसअपॉइंटमेंट के साथ में लौटे थे। गांधी जी एक्सप्रेस टू डिस्कस इंडियाज इंडिपेंडेंस व्हाइल द ब्रिटिशर्स। अब क्या था ना कि गांधी जी वहां पे गए थे, बोले कि अब ऐसा कीजिए कि आप लोग बहुत टाइम तक रह लिए हैं, अब यहाँ पे छोड़ के जाइए, हम लोग का फुली इंडिपेंडेंस दे दीजिए ना, कब तक राज कीजिएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स इसमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थे और ब्रिटिशर्स का सिंपल मानना था, उन लोग फोकस कर रहे थे कि इंडिया में प्रिंसेस, यानी कि ऐसा किया जाएगा ना कि सारे के सारे राज्य को आप लोग रूल कीजिए, लेकिन जो हेड होगा हम लोग होंगे। ठीक है, जो कि प्रिंसेस स्टेट की जैसा रूल करने बोल रहे थे, डोमिनियन स्टेट देना चाहते थे। तो बिल्कुल भी गांधी जी सहमत नहीं थे कि अब हम लोग को डोमिनियन स्टेट नहीं बल्कि फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, और रादर देन एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी कि सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं, पूरा पूरा पावर चाहिए। ठीक है, अब इन 1942 गांधी जी नियरिंग ऑफ ए 73 अर्जेस हिज पीपल टू कंप्लेन। अब क्या था ना कि उस टाइम तक गांधी जी बहुत थक चुके थे और लास्ट में गांधी जी क्या करते हैं, मुंबई, अभी क्या है बॉम्बे, मुंबई बोल लीजिए जो भी है, बॉम्बे पूछता है कि आखिर 1942 में क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या हुआ था,
क्विट इंडिया मूवमेंट। अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वह 1942 में गांधी जी के द्वारा सारे के सारे लोगों के बीच में बॉम्बे में जाकर के बोलते हैं, गांधी जी अर्जेस इंडियंस टू करो या मरो, यानी कि डू और डाई। अब गांधी जी बोल देते हैं कि यदि आपको फ्रीडम चाहिए, आपको फ्रीडम लेना है तो अब या तो कीजिए या तो मरिए, यानी करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी को बोला जाता है कि वह एक नॉन वायलेंस का मूर्ति थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रोष जमा हो चुका था, क्योंकि कब से लड़ रहे थे आप खुद सोचिए ना कि 1915 में आए थे, 1915 में, ठीक है। अब क्या हो गया, 1943 हो गया। अब कोई भी इंसान में पेशेंस कब तक रहेगा, 1942 हो गया, कब तक पेशेंस रहेगा। गांधी जी बहुत थक चुके थे, हार चुके थे। गांधी जी भी लास्ट में बोलते हैं करो या मरो। तो 1942 में गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट करो या मरो किया गया था, ठीक है। आगे क्या है कि गांधी जी अरेस्टेड। अब क्या, अब गांधी जी ऐसा बोलेंगे तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ऑफ कोर्स अरेस्ट किया जाएगा। तो गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है 2 साल तक एज ही वॉज हेल्ड इन द आगा खां पैलेस। तो कहाँ पूछा जाता है गांधी जी को अरेस्ट करके करो या मरो का जब नारा दिए थे 1942 में, उसके बाद कहाँ रखा गया था, तो याद रखिए कि आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड गांधी जी लॉन्ग टाइम सेक्रेटरी महादेव। अब उस टाइम पे क्या था ना कि उनके साथ में और भी, जैसे कि उनका सेक्रेटरी जो थे उनका क्या नाम था, महादेव देसाई, जो कि हार्ट अटैक से मर चुके थे। साथ में जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा बाई, वो भी मर चुकी थी, ठीक है। आफ्टर 80 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन द 22 फरवरी 1944 को। एंड गांधी जी भी सफर कर रहे थे बहुत सारे मलेरिया अटैक से। तो कहीं ना कहीं जो गांधी जी थे वह सोचे कि 2 साल तक तो रह चुके हैं, अब ब्रिटिशर्स ये भी सोच रहे थे कि गांधी जी यदि यहाँ पे रह चुके हैं और रहते रहते यहाँ पे उनका मौत हो जाएगा, मर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा जो लोग हैं हमारे खिलाफ हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमको जल्दी भागना पड़ेगा। तो गांधी जी को उन लोग जेल से बाहर निकालते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द गांधी जी कॉल्ड ऑफ फॉर द ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया। However, the All India Muslim League demanded divide and quit India। अब यहाँ तक एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया कि गांधी जी तो सिर्फ इंडिया को आज़ाद करना चाह रहे थे, लेकिन कौन सा था यहाँ पे आपको मुस्लिम जो लीग था ना, अब वो डिमांड करना शुरू करता है कि भाई साहब अब हमको भी अलग देश चाहिए। अब ऐसा कीजिए कि सिर्फ इंडिपेंडेंस मत दीजिए, डिवाइड करके इंडिपेंडेंस दीजिए। अब इन लोग डिवाइड एंड क्विट इंडिया, यानी कि डिवाइड कीजिए पहले, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम। उसी का आज हम लोग देखते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश हो चुका है। उसके बारे में भी एक दिन आपको समझाया जाएगा। और जिन्ना रिजेक्टेड गांधी जी द प्रपोजल एंड कॉल्ड फॉर द डायरेक्ट एक्शन दे। अब क्या था ना कि गांधी जी जो थे वह तो डिमांड कर रहे थे कि इंडिया को आज़ाद दे दीजिए। वहाँ पे एक इंसान था, उनका नाम क्या था, जिन्ना नाम था। वह रिजेक्ट करते गांधी जी के प्रपोजल को और बोलते हैं उस दिन को हम लोग क्या मनाएं, डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि बोले कि अब हम लोग एक्शन पे आएंगे। अब हम लोग को आज़ादी नहीं चाहिए, हम लोग को डिवाइड चाहिए, हम लोग को मुस्लिम लोग को अलग चाहिए। ऑन 16 अगस्त 19 याद रखिए कि पूछा जाता है कि डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा और कब मनाया जाता है, तो जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पब्लिकली लोगों को गैदर किया गया था और गैदर करके सपोर्ट लिया गया था कि पार्टीशंस करना है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मुस्लिम स्टेट और नॉन मुस्लिम स्टेट में डिवाइड करके ही मानना है। तो कहीं ना कहीं एक और प्रॉब्लम शुरू हो गया था। और इसके बाद क्या था कि कैसे भी करके 2 देश को बना दिया जाता है, एक तरफ पाकिस्तान, दोनों साइड में पाकिस्तान, बीच में इंडिया, ठीक है, कहीं ना कहीं। और उस टाइम पे क्या क्या हुआ था आप लोगों को पता है, किस तरीके से गदर मूवी तो देखे होंगे आप लोग, सारा का सारा सीन याद हो, कितना ज़्यादा कॉम्युनल वायलेंस हुआ था, कितने सिखों को मारा गया, कितने हिंदू कितने मुस्लिम मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था उस टाइम पे। और एट 5:40 PM जब देश आज़ाद होता है ना, तो आज़ाद होने के बाद 5:17 पे गांधी जी को असैसिनेट किया जाता है 30 जनवरी 1948 को। गांधी वाज विथ हिज ग्रैंड निस। अब क्या था ना, गांधी जो थे अपने भतीजी के साथ में घूम रहे थे, भतीजी ग्रैंड निस बोल लीजिए, ठीक है ना, इन द गार्डन ऑफ बिरला हाउस। पूछा जाता है कौन कहाँ पे थे, तो बिरला हाउस, जिसका नाम अभी गांधी स्मृति कर दिया गया है। वे टू एड्रेस अ प्रेयर मीटिंग, वहां पे जा रहे थे प्रेयर मीटिंग के लिए। उसी टाइम पे एक इंसान था, उसका नाम क्या था, नाथूराम गोडसे, जो कि मेनली एक हिंदू नेशनलिस्ट था। उनके द्वारा फायर किया जाता है 3 बुलेट्स और गांधी जी के चेस्ट में मार दिया जाता है, जिससे गांधी जी के 2
मिथ बताया जाता है कि गांधी जी को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया था, फिर 30 मिनट के बाद उनका मृत्यु हुआ था। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि गांधी जी का मृत्यु वहीं पे एट द स्पॉट हो गया था। तो 1948 को गांधी जी मरते हैं और वहाँ से ट्रायल बिगिन होता है 27 में 1948 को, जो कि 8 महीने तक चलता है। और वहाँ पे जस्टिस आत्माचरण जो थे वह एक फाइनल ऑर्डर पास करते हैं 10 फरवरी 1949 को। और द प्रोसिक्यूशंस कॉल्ड 149, उस टाइम पे जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे सारे के सारे लोगों को बुलाया जाता है, 149 विटनेसेस को बुलाया जाता है और द डिफेंस नन, ठीक है, कोई भी उनको डिफेंस नहीं करता है। और द कोर्ट फाउंड ऑल ऑफ देम डिफेंड, अब सारे के सारे लोगों को कोर्ट फाउंड करता है कि इन लोग सच में गिल्टी हैं। और 8 men वर कन्विक्टेड फॉर द मर्डर कंस्पिरेसी। अब ऐसा नहीं था कि गोडसे अकेले जाकर मर्डर करे, उनके साथ बहुत सारे लोग थे जिसमें से 8 लोग को कन्विक्ट किया गया था कॉन्स्पिरेसी के लिए और सारे के सारे लोग को सजा दिया गया था। एंड अदर वर कन्विक्टेड फॉर वायलेशंस ऑफ द एक्सप्लोसिव सबस्टांसेस एक्ट, ठीक है। सावरकर वाज एक्विटेड एंड सेट फ्री, सावरकर को क्या किया गया था, बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे जो थे उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था। और वाइल द रिमेनिंग 6, जो 6 लोग थे इंक्लूडिंग द गोडसेस के ब्रदर गोपाल थे और वर सेंटेंसेस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सबको क्या दिया गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देकर के खत्म किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए जो कि गांधी जी से रिलेटेड होंगे और आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए कि 1909 में गांधी जी के द्वारा एक किताब लिखा गया था, उसका नाम क्या था, हिंद स्वराज। क्या नाम था, हिंद स्वराज नाम था, याद रखिए क्या नाम था, हिंद स्वराज, ठीक है। इसमें मैंने गांधी जी बताए थे कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे हमारे ही कॉपरेशन से रह रहे थे, हम लोग जिस दिन कॉपरेट करना बंद कर दे उसी दिन ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाएंगे। दूसरा डेट क्या बताए थे कि 1915 में गांधी सबसे पहले क्या होते हैं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी सबसे पहले क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं साउथ अफ्रीका से। अब जब गांधी जी इंडिया में आते हैं साउथ अफ्रीका से तो आने के बाद सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं बोले आप लोग को, तो सबसे पहले चंपारण में जाते हैं। वहां पे जो नील मजदूर थे यानी कि नील फार्मर्स थे उनके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो 1917 में क्या करते हैं, 1917 में सबसे पहले चंपारण जाते हैं और वहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आगे आइएगा तो आप लोग क्या देखने के लिए मिलेगा, 1918 में क्या मिलेगा, 1918 में अहमदाबाद में जाते हैं, ठीक है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी जाते हैं। 1980 में ये दोनों हुआ था, ध्यान दीजिएगा। फिर 1919 में क्या होता है आप लोग को पता है, रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे एक के बाद एक देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी और क्या किए थे, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का उनका पार्टिसिपेशन ध्यान रखिएगा। फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है, साल्ट सत्याग्रह, ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गांधी जी के बारे में जो कि आपको अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े रहे और साथ में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं उनको भी हेल्प होगा और आपको भी हेल्प होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको शुक्रिया और आगे ऐसे ही इस चैनल पे बने रहें और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए आपको आप कमेंट कर सकते हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे तरीक़ा से बताए जाएंगे।